Hi guys, welcome back to my YouTube channel. We are studying about the rise of nationalism in Europe. So we are gonna start today the revolution of the liberals. Okay, हम पिछली क्लास में पढ़े थे कि कैसे जो वीवर्स इन सिलसिया जो थे वो कैसे रिवोल्ट किए थे और उससे पहले हमने देखा था कैसे इकोनॉमिक हार्डशिप हुआ था यूरोप में और तो और बहुत सारे मतलब रोमांटिसिज्म और नेशनलिज्म का फीलिंग ये सब पढ़ा था और तो और उससे पहले हमने पढ़ा था ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे लिबर द रिवॉल्यूशन ऑफ लिबरल्स के बारे में। ओके, ये ये स्टार्ट हुआ था 1848 में। parallel to the revolts of poor, unemployed and starving peasants and workers in many European countries in the 1884-48, a revolution led by educated middle class was underway. Events of February 1848 in France had brought about a abdication of monarch and republic based on universal male suffrage had been proclaimed. जैसे मतलब जो पोर अनएम्प्लॉयमेंट और स्टार्विंग जो पीजेंट्स थे उनको उनका हालत बहुत ही ख़राब हो चुका था 1848 में यूरोपियन कंट्रीज में। ओके, उसके बाद रिवॉल्यूशन स्टार्ट किया गया और जो लीड कर रहे थे एजुकेटेड मिडिल क्लास लोग। उसके बाद इवेंट्स ऑफ February 1848 in France had brought the abdication of monarch and a republic based on universal male suffrage had been proclaimed. सबको सब मेल को उन्हें राइट्स दिया गया, मतलब राइट टू वोट दिया गया। उसके बाद इन अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप वेयर इंडिपेंडेंट नेशंस डिड नॉट येट एग्जिस्ट, मतलब नेशन स्टेट के बारे में तो आपको पता ही, मैं बता ही चुका हूँ कि नेशन स्टेट्स का मतलब जर्मनी, मतलब जर्मनी का कल्चर, जर्मनी का लैंग्वेज, जर्मनी का ट्रेडिशन, एक ही देश में रहना, या फिर इटली का लैंग्वेज, इटली का ट्रेडिशन। ओके, उसके बाद इन अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप वेयर इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट दैट डिड नॉट येट एग्जिस्ट, उस टाइम पे इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट बना नहीं था, सच एज जर्मनी, इटली, पोलैंड एंड एस्ट्रो हंगेरियन empire. Men and women of the liberal middle class combined their demands for constitutionalism with national unification. उन्होंने डिमांड करना शुरू कर दिया था, जो मिडिल क्लास थे उन्होंने डिमांड करना शुरू कर दिया था कि हमें नेशनल यूनिफिकेशन चाहिए। They took advantage of the growing popular unrest to push their demands for the creation of nation state on parliamentary principle, a constitution, freedom of the press and freedom of association. In German regions, a large number of political associations whose members are middle class professionals, businessmen, and prosperous artisans came together in the city of Frankfurt and decided to vote for an all German National Assembly. क्या हुआ कि जर्मन रीजन में लार्ज नंबर ऑफ जो पॉलिटिकल मेंबर्स थे वो ज़्यादातर मिडिल क्लास से जाते थे, जैसे कि प्रोफेशनल्स, बिजनेसमैन और प्रोस्परस आर्टिसंस। वो लोग जाके एक सिटी ऑफ फ्रैंकफर्ट था, वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट मतलब नेशनल असेंबली हुआ करता था, वहाँ पे जाके लोगों मतलब डिसाइडेड टू वोट फॉर ऑल जर्मन नेशनल असेंबली, मतलब लोगों ने डिसाइड कर दिया कि हम जर्मन मिडिल क्लास लोगों को ही वोट करेंगे। ओके, ऑन 18th May 1848 831 elected representatives marched in a festive procession to take their places in the Frankfurt Parliament, convened in the Church of Saint Paul। 18 मई 1848 में 831 मेंबर्स हुआ करते थे, मतलब जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे उन्हें वोट किया गया, और तो और वहाँ फ्रैंकफर्ट के पार्लियामेंट में उन्हें मतलब जो मिडिल क्लास के लोगों को इलेक्ट किया गया, और तो और जो
जो उस हॉल का नाम था चर्च ऑफ सेंट पॉल. They drafted a constitution for a German nation to be headed by monarchy subject to a parliament. उसके बाद वो लोग चाहते थे कि जर्मन नेशन जो है जो मोनार्की सब्जेक्ट से मतलब मोनार्की से पार्लियामेंट की तरफ बढ़े ताकि हमारे पास डेमोक्रेसी आए. ओके. When the deputies offered the crown on the terms to Frederick William IV, King of Prussia, he rejected it, joined other monarchs to oppose the elected assembly. उसके बाद जो राजा थे प्रूसिया के फ्रेडरिक विलियम फोर, किंग ऑफ प्रूसिया जो थे, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया क्राउन लेना क्योंकि आधा मतलब मोर देन हाफ ऑफ द इलेक्टोरेट्स आर मिडिल क्लास पीपल. सो he ultimately wants to join with the rich people so that the they should enjoy the power. वो अपने पावर को एंजॉय करने के लिए मिडिल क्लास के सामने मतलब साथ बैठना मतलब रूल नहीं करना चाहते थे. और तो और while the opposition of aristocracy and military become stronger, उसके बाद एरिस्टोक्रेसी और मिलिट्री का जो अपोजिशन था मिडिल क्लास के लिए और भी स्ट्रॉन्गर हो गया. The social basis of parliament eroded. और तो और मिडिल क्लास लोगों ने इतना मतलब अपने बारे में सोचने लगे कि वो जो पीजेंट्स के बारे में था उनके बारे में भी इग्नोर करने लगे. और तो और उन्हें बिल्कुल भी हेल्प नहीं किया, वो सिर्फ अपने बारे में सोचने लगे. कंडीशन और भी खराब होता गया. उसके बाद the parliament was dominated by middle class who resisted the demands of workers and artisans and constituted as their support. जो सपोर्ट के द्वारा जो पीजेंट्स के द्वारा वो जो बने थे वो सब मतलब उनका सपोर्ट भी टूट गया. मतलब सपोर्ट और नहीं मिला. उनके सामने तीन फोर्सेस आ गए. मतलब वो वन साइडेड होके मिडिल क्लास उनके सामने किंग विलियम ने भी मना कर दिया कि मैं क्राउन नहीं संभालूंगा. उसके बाद एरिस्टोक्रेसी ने भी अपोजिशन कर दिया. और तो और जो पीजेंट्स भी थे वो भी अगेंस्ट चले गए. उसके बाद इन द एंड ट्रूप्स वेर कॉल्ड एंड द असेंबली वाज फोर्स्ड टू डिसबैंड. उसके बाद लास्ट को ट्रूप्स आ गए मतलब आर्मी आ गए. उन्होंने बोला ये क्या चल रहा है, हम यहाँ से सब संभालेंगे. उसके बाद नेशनल असेंबली बंद हो गया. ओके. The issue of extending political rights to women was a controversial one within the liberal movement, in which large number of women had participated actively over the years. जो पॉलिटिकल राइट था वुमेन के लिए वो एक पेचीदा मुद्दा बन चुका था क्योंकि उन्हें राइट्स मतलब राइट टू वोट का हक नहीं मिल रहा था क्योंकि वो भी उन्हें वुमेन को पॉलिटिकल एसोसिएशन मतलब वो सबसे दूर ही रखना चाहते थे. इसीलिए राइट टू वोट नहीं दिया जाता था. उन्हें पॉलिटिकल एक्टिविटीज में ज़्यादा पार्ट लेना नहीं दिया जाता था. पर फिर भी women had formed their own political association, founded newspaper, taken part in political meeting and demonstration. उसके बाद क्या हुआ, वुमेन खुद फॉर्म किए पॉलिटिकल एसोसिएशंस को, फाउंडेड न्यूज़पेपर्स, उन्होंने न्यूज़पेपर भी स्टार्ट किया. और तो और वो बहुत सारे पॉलिटिकल मीटिंग्स में भी अटेंड किए और डेमोन्स्ट्रेशंस में भी. और डिस्पाइट दे वर डिनाइड, और फिर उसके बाद भी उन्हें डिनाइड किया गया. ये देख रहे हो, ये जो था वो चर्च ऑफ सेंट पॉल था. यहाँ पे जो गैलरीज है ना, वुमेन्स को यहीं पे ही रहना मतलब बोल दिया जाता था. नीचे आने के लिए इजाजत नहीं दिया जाता था. यहाँ पे जो थे, यहाँ पे पूरा पॉलिटिक्स मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन का काम है यहाँ पे चलता था. ओके. suffrage rights during the election of the assembly. denied suffrage rights, ऊपर denied लिखा था, मतलब उन्हें फिर भी राइट टू वोट नहीं दिया गया. उसके बाद when the Frankfurt Parliament convened in Church of St. Paul, women were admitted only as observers to stand in the visitors gallery. मैं बताया ना, गैलरी में सिर्फ वो खड़े रहते थे, देखते थे क्या हो रहा है.
through conservative forces were able to suppress liberal movements in 1848, they could not restore the order. Monarchs were beginning to realize the cycles of revolution and repression could only be ended by granting concessions to the liberal nationalist revolutionaries. Hence, in the years after 1848, the autocratic monarchies of Central and Eastern Europe began to introduce the changes that had already taken place in वेस्टर्न यूरोप बिफोर 1815. यहाँ पे लिखा है कि जो कंजर्वेटिव फोर्स जो थे उन्होंने सप्रेस करना स्टार्ट कर दिया था लिबरल मूवमेंट्स को 1848 में. दे कुड नॉट रिस्टोर द ओल्ड ऑर्डर और तो और जो ओल्ड पावर उनके पास जो था और उनके पास नहीं रहा. मोनार्क्स वेर बिगनिंग टू रियलाइज द साइकिल्स ऑफ revolution and repressions could only be ended by granting concessions to the liberal nationalist revolutionaries. और तो और मोनार्क्स को भी पता चल गया था कि साइकिल ऑफ रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो गया और रिप्रेशन कुड ओनली बी एंडेड बाय ग्रांटिंग कंसेशन टू द लिबरल नेशनलिस्ट रिवॉल्यूशनरी. जो लिबरल नेशनलिस्ट रिवॉल्यूशनरीज जो थे उनको ही रिप्रेस करके ही हमें ग्रांटिंग्स मिल सकता है, हमें फिर से वापस पावर मिल सकता है. मोनार्क्स जो थे रूल कर रहे थे उन्हें पता चल चुका था. Hence in the years after 1848 the autocratic monarchies of Central and Eastern Europe began to introduce the changes that had already taken in Western Europe before 1815. यहाँ पे लिखा गया है कि इन द ईयर्स आफ्टर 1848 के बाद जो मोनार्कीज थे सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप के वो इंट्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया था. जो चेंजेस था मतलब वेस्टर्न यूरोप में जो भी उससे पहले जो चेंजेस था. ओके, द serfdom and bondage labor was abolished both in Habsburg dominance and in Russia. जो सर्फडम और बॉन्डेड लेबर्स थे मतलब जो लेबर्स जो उन्हें जो मतलब वेज नहीं दिया जाता था, उन्हें जो लोग हायर करते थे मतलब ईयर के वाइज उसे एबोलिश कर दिया ताकि लोग उनके खिलाफ ना जाए, मतलब मोनार्की के खिलाफ ना जाए और राजाओं के खिलाफ ना जाए. द हब्सबर्ग रूलर्स ग्रांटेड मोर ऑटोनॉमी टू द हंगरियंस इन 1869. जो हब्सबर्ग रूलर थे उन्हें बहुत सारा ऑटोनॉमी मिल गया था हंगरियंस का इन 1867 में. ओके, मूविंग टू द next part of the chapter, the making of Germany and Italy. ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है, ध्यान से सुनिएगा. Germany, can the army be the architect of a nation? Okay, after 1848 nationalism in Europe moved away from its association with democracy and revolution. 1848 के बाद यूरोप एसोसिएशन विथ डेमोक्रेसी और रिवॉल्यूशन की तरफ, मतलब डेमोक्रेसी की तरफ और रिवॉल्यूशन की तरफ ज़्यादा मूव करने लगा. नेशनलिस्ट sentiments were often mobilized by conservatives from promoting state power and achieving political domination over Europe. जो नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स थे उन्हें लगा कि वो उन्हें स्टेट पावर और अचीविंग पॉलिटिकल डोमिनेंस चाहिए लोगों को. ओके, दिस कैन बी ऑब्जर्व इन द प्रोसेस बाय विच जर्मन एंड इटाली टू बी यूनिफाइड एज ए नेशन स्टेट्स. अब हम पढ़ेंगे कैसे जर्मनी और इटली कैसे यूनिफाइड हुए. पहले जर्मन्स के बारे में बोल रहा हूँ. Nationalist feeling, as have you seen, nationalist feeling were widespread among the middle class Germans. मिडिल क्लास जर्मन के अंदर बहुत सारे मतलब नेशनलिस्ट फीलिंग बहुत ज़्यादा बाहर आ रहा था. Who in 1848 tried to unite the entire regions of the German Confederation into a nation state governed by a elected parliament. जर्मन मतलब जो मिडिल क्लास लोग थे 1848 में, उन्होंने ट्राई किया कि कैसे जर्मन कॉन्फेडरेशन को जो नेशन स्टेट को मतलब पूरा का पूरा यूनिफाइड करे. उसके बाद क्या हुआ, दिस लिबरल इनिशिएटिव टू नेशन बिल्डिंग was however repressed by combined forces of monarchy and
the military supported by large landowners called junkers of Prussia. ये जो रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था उन्हें रिप्रेस कर दिया मोनार्की के जो कॉम्बैट फोर्सेस थे, और तो और जो लार्ज लैंड ओनर्स के जो मिलिट्री, उन्हें जो मिलिट्री का जो सपोर्ट था उन दोनों ने मिलकर मतलब कॉम्बैट फोर्सेस के द्वारा उन्हें सप्रेस कर दिया। और तो और जो लार्ज लैंड ओनर्स को उधर बोलते थे जंकर्स बोल के, ओके, जंकर्स। From then on, Prussia took on the leadership of the movement of national unification. उसके बाद प्रूसियन स्टार्ट मतलब जो मूवमेंट स्टार्ट हो गया था नेशनल यूनिफिकेशन में होने के लिए प्रूसिया में, ओके। इट्स चीफ मिनिस्टर, जो चीफ मिनिस्टर थे ओटोमन बिस्मार्क, ये सबसे इंपॉर्टेंट नाम है भाई। ओटोमन बिस्मार्क was the architect of the process carried out of the help of the Prussian army and bureaucracy. जो ओटोमन बिस्मार्क थे वो आर्किटेक्ट थे इस यूनिफिकेशन का, वही एक मेन इंसान थे जो कि सब पूरा जर्मनी को, पूरा का पूरा जर्मनी को मिलाया, ओके। थ्री वार्स ओवर 7 years, उन्होंने 3 वार्स लड़े 7 ईयर के अंदर, वो भी बहुत बड़े बड़े देशों के साथ, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के साथ। एंडेड इन प्रूशियन विक्ट्री, और तो और आखिरी में प्रूशियन का विक्ट्री हो गया। एंड कंप्लीटेड द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन, और उनका यूनिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गया। इन जनवरी 1871 the Prussian king William I was proclaimed the German emperor in a ceremony held at Versailles. जो प्रूसियन के किंग बने विलियम वन जर्मन एम्पायर के, उन्हें सेरेमनी हुआ था हेल्ड एट वर्सलिस। वर्सलिस एक जगह है, वहाँ पे उन्हें राजा बनाया गया। उसके बाद जो 18 जनवरी 1871 है, उस दिन ओटोमन बिस्मार्क को वहाँ पे सम्मान दिया गया in unheated hall of mirrors in the palace of Versailles to proclaim the German empire headed by Kaiser William I of Prussia. उसके बाद जर्मन एम्पायर के जो हेड को बढ़ाया गया, कैसर विलियम, मतलब जो कैसर विलियम जो राजा थे उन्होंने सम्मान दिया ओटोमन बिस्मार्क को, ओके। The nation building process in Germany had demonstrated the dominance of Prussia state power. उसके बाद जो नेशन बिल्डिंग का प्रोसेस था जर्मनी में, वो बहुत मतलब बहुत डोमिनेंस हुआ प्रूसिया में, ओके, प्रूसियन स्टेट पावर का। द न्यू स्टेट प्लेस्ड ए स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन मॉडर्नाइजिंग द करेंसी। उसके बाद करेंसी को मॉडर्नाइज किया गया, बैंकिंग किया गया, लीगल एंड जुडिशियल सिस्टम इन जर्मनी। उसके बाद सब जुडिशियल सिस्टम कर दिया गया अच्छा, करेंसी, बैंकिंग, लीगल, सब लीगल कर दिया गया। उसके बाद प्रूशियन मेजर्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफन बिकम ए मॉडल ऑफ द रेस्ट ऑफ द जर्मनी। उसके बाद सब चेंज हो गया जर्मनी में, ओके। देखो भाई, ये प्रूशिया था, ये उसके बाद जर्मनी का अंडर आ गया, ओके। इटाली यूनिफाइड, हम अब पढ़ने वाले हैं इटाली के बारे में, ओके। लाइक जर्मन, इटली टू हैड ए लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल फ्रैगमेंटेशन। जर्मनी की तरह भी इटाली का भी बहुत लंबा चौड़ा हिस्ट्री है। इटालियंस वेर स्कैटर्ड ओवर सेवरल डायनेस्टीज। इटालियंस का बहुत सारा सेवरल डायनेस्टी में स्कैटर्ड था। मल्टीनेशनल हब्सबर्ग एम्पायर as well as the multinational Habsburg Empire. During the middle of the 19th century, mid 19th century में इटाली was divided into 7 states. भाई इटाली जो था वो 7 states में बढ़ चुका था, ओके, of which only one, उनमें से सिर्फ एक ही, सर्दियन पेदमोंत, was ruled by Italian princely house.
वहां का एक ही स्टेट में एक इटालियन का राजा रूल करते थे, उनका नाम है सर्दियन पेदमंट। ओके, नॉर्थ में ये क्या हो गया भाई? हाँ ठीक हुआ। द नॉर्थ वॉज अंडर ऑस्ट्रियन हब्सबर्ग। जो नॉर्थ था वो ऑस्ट्रियन हब्सबर्ग के अंडर आता था, और जो सेंटर जो था वो रूल कर रहे थे पोप पोप के द्वारा। उसके बाद द साउदर्न रीजन वर अंडर द डोमिनेशन ऑफ द बोरबन किंग्स ऑफ स्पेन। जो बोरबन किंग्स थे स्पेन के, उनके अंडर जाता था जो साउदर्न रीजन था। Even the Italian language had not acquired one common form and still had many regional and local variants. और जो इटालियन लैंग्वेज था वो भी ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं हुआ था इटली में। ओके, ड्यूरिंग द 1830s गिस्पी माजिनी, हाँ ये वही इंसान है जो पहले स्टार्ट किया था नेशन स्टेट बनाने का। ओके, ये इटाली में पैदा हुए थे। ड्यूरिंग द 1830s गिस्पी माजिनी had sought how to put together a coherent program for a unitary Italian republic। वो आइडिया लाया कि हम कैसे इटाली को यूनाइट करें। ओके, he had also formed a secret society called Young Italy for the dissemination of his goals। और तो और उसने एक सीक्रेट सोसाइटी भी फॉर्म किया यंग इटली बोल के, टू अचीव हिज गोल्स। मतलब यूनाइट करने के लिए इटली को उसने एक सीक्रेट सोसाइटी बनाया यंग इटली बोल के। ओके, द फेल्यूर ऑफ रिवोल्यूशन अपराइजिंग बोथ इन 1831 एंड 1848 मीन द मेंटल नाउ। और वो जो सीक्रेट सोसाइटी बनाया था वो फेल हो गया। ओके, फेलो ऑन सर्डियन पार्लियामेंट अंडर इट्स ruler king Victor Emmanuel to unify the Italian states through wars। उसके बाद जो सर्दियन पेडोमेंट थे उसके अंडर एक किंग आता था विक्टर इमानुएल टू, वो राजी हो गया कि पूरा का पूरा इटालियन को यूनिफाई करने के लिए। उसके बाद in the eyes of the ruling elites of the region a unified Italy offered them a possible of इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल डोमिनेंस। उसके बाद उन्होंने सोचा कि हम इटाली को अगर यूनिफाइड कर देंगे तो हम यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो सकता है और पॉलिटिकल डोमिनेंस भी कर सकते हैं। ओके, उसके बाद चीफ मिनिस्टर कावर हु लीड द मूवमेंट टू यूनिफाई द रीजन्स ऑफ इटली वाज नेदर ए रिवोल्यूशनरी नॉर ए डेमोक्रेट। उसके बाद चीफ मिनिस्टर कावर उन्होंने लीड किया इटली को, ताकि वो रिवोल्यूशनरी मतलब वो रिवोल्यूशनरी भी नहीं था और ना कि डेमोक्रेट में भी। लाइक मैनी अदर वेल्दी एंड एजुकेटेड मेंबर्स ऑफ द इटालियन इलाइट ही स्पोक फ्रेंच मच बेटर देन इटालियन। वो इटालियन की तरह मतलब नहीं थे, वो ज़्यादा फ्रेंच अच्छा बोल लेते थे इटालियन से पहले। ओके, थ्रू ए टैक्टफुल डिप्लोमेटिक अलायंस विद फ्रांस engineered by Kavar, Sardian Pedoment succeeded in defeating the Austrian force in 1859। ऑस्ट्रियन फोर्स को डिफीट कर दिया 1859 में। उसके बाद अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर ट्रूप्स a large number of armed volunteers under the leadership of Giuseppe Garibaldi joined the fray। In 1860 they marched into South Italy। उसके बाद 1860 में उन्होंने ऐड किया साउथ इटली की तरफ, और तो और वो किंगडम ऑफ टू सील्स एंड डिसाइडेड succeeded in winning the support of local peasants in order to drive out the Spanish rulers। उसके बाद यंग मतलब साउथ में भी वो जाके जीत गए स्पेनिश के अगेंस्ट भी। ओके, इन 1861 विक्टर इमानुएल टू was proclaimed king of united Italy। 1861 में विक्टर इमानुएल टू उन्हें किंग बनाया गया इटली का। और उसके बाद इटालियन however
much of the Italian population among whom rates of illiteracy were very high. वहाँ पे बहुत सारे illiteracy लोग थे और remained blissful unaware of liberal nationalist ideology. उसके बाद उनको ये सब नहीं पता था ये क्या है nationalist ideology के बारे में. But the peasants masses who had supported Garibaldi, जो गारिबाल्डी को जो सपोर्ट कर रहे थे साउदर्न इटली में, उन्होंने कभी सुना नहीं था Italy had never heard of Italia and believed that La Talia was Victor Emmanuel's wife. और उन्होंने सोच लिया कि ला तालिया विक्टर इमानुएल की वाइफ है. ओके. द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन. अब हम ब्रिटेन के बारे में पढ़ने वाले हैं. द मॉडल ऑफ द nation or the nation state, some scholars have argued, is Great Britain. बहुत सारे लोग मतलब मॉडल किए, मतलब सोचे, स्कॉलर्स लोग आर्ग्यू किए कि ग्रेट ब्रिटेन ही एक नेशन स्टेट हो सकता है. इन ब्रिटेन द फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट वाज नॉट ए रिजल्ट ऑफ सडन अपहीवल और रिवॉल्यूशन. जो ब्रिटेन का फॉर्मेशन था नेशन स्टेट का, वो सडनली ऐसे रिवॉल्यूशन के थ्रू नहीं आया था. इट वाज रिजल्ट ऑफ ए लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसेस. ये बहुत लंबा प्रोसेस चला. ओके. देयर वाज नो ब्रिटिश नेशन प्रायर टू द 18th सेंचुरी. उससे पहले ब्रिटिश नेशन अच्छा मतलब बहुत प्रायोरिटी में नहीं था, मतलब हेड में नहीं था. द प्राइमरी आइडेंटिटीज ऑफ द पीपल who inhabited the British Isles were ethnic ones, such as English, Welsh, Scot और Irish. उनके अंडर जो आते थे वेल्स, स्कॉट और आयरिश, all these are ethnic groups, had their own culture and political tradition. उनका अलग अलग कल्चर था और अलग अलग पॉलिटिकल ट्रेडिशंस थे. बट एज द इंग्लिश nation steadily grew in wealth, importance and power, it was able to extend its influence over the other nations of the islands. उसके बाद जैसे जैसे इंग्लैंड का पावर बढ़ता गया, वेल्थ बढ़ता गया, इंपोर्टेंस बढ़ता गया, उन्होंने दूसरे आइलैंड्स पे ऊपर भी कब्जा करना शुरू कर दिए. द इंग्लिश पार्लियामेंट which had seized from the monarchy in 1688 at the end of a protracted conflict was the instrument through which a nation state with England at its center came to be forged. उसके बाद जो इंग्लिश पार्लियामेंट था which had seized power from monarchy, उसके बाद मोनार्की से जब 1688 से पार्लियामेंट बना, एट द एंड ऑफ प्रोट्रैक्टेड कॉन्फ्लिक्ट, उस कॉन्फ्लिक्ट के बाद, उसके बाद जब नेशन स्टेट बना, इंग्लैंड सेंटर बन गया था. और द एक्ट ऑफ यूनियन बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड देन रिजल्टेड इन फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन. उसके बाद जो इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच दो एक्ट ऑफ यूनियन 1707 हुआ, उसके वजह से इंग्लैंड और स्कॉटलैंड दोनों के दोनों फॉर्मेशन होकर बन गए यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन. मीन इन इफेक्ट दैट इंग्लैंड वाज एबल टू इम्पोज इट्स इन्फ्लुएंस ऑन स्कॉटलैंड. इसका मतलब ये है कि इंग्लैंड स्कॉटलैंड के ऊपर रूल कर सकता है. ओके. द ब्रिटिश पार्लियामेंट वाज henceforth dominated by English members. जो ब्रिटिश का पार्लियामेंट था ऑब्वियसली इंग्लिश मेंबर्स के द्वारा ही डोमिनेट रहेगा. The growth of British identity meant that Scotland's distinctive culture and political institutions were systematically suppressed. उसके बाद क्या हुआ कि ब्रिटिश का जो आइडेंटिटी बढ़ता गया और उसके बाद स्कॉटलैंड का जो कल्चर था, पॉलिटिकल मतलब जो इंस्टीट्यूशंस थे वो सप्रेस होते गए. द कैथोलिक क्लैंस that inhabited the Scottish Highlands suffered terrible repression whenever they attempted to assert their independence. वहाँ पे क्या होता था कि दो ग्रुप्स हुआ करते थे वह स्कॉटलैंड में. एक तो कैथोलिक्स थे और एक प्रोटेस्टेंट्स थे. ओके. जो प्रोटेस्टेंट्स थे वो माइनर ग्रुप के थे, दो कैथोलिक थे वो मेजर ग्रुप के थे, मेजर पीपल थे, मेजोरिटी ऑफ पीपल. ओके. वो जब ट्राई करते थे कि हम इंग्लैंड को हरा के हम अपना इंडिपेंडेंस गेन करें, उन्हें
अपना इंडिपेंडेंस नहीं मिला। द स्कॉटिश हाईलैंडर्स वर फॉरबिडन टू स्पीक द गायलिक लैंग्वेज और वेयर द नेशनल ड्रेस, लार्ज नंबर ऑफ फोर्सफुली ड्राइवन आउट ऑफ द होमलैंड। जो स्कॉटिश को अपना लैंग्वेज और उनका नेशनल ड्रेस और तो और बहुत सारा मतलब जो उनका जो ट्रेडिशन था, कल्चर था, उन्हें रिमूव करके इंग्लिश का कल्चर ट्रेडिशन को अपनाने के लिए बोला गया, लैंग्वेज को भी। ओके, आयरलैंड भी वही सफर किया। ओके, इट वाज कंट्री डीपली डिवाइडेड इनटू कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स। आयरलैंड में भी कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स थे। इंग्लिश हेल्प्ड द प्रोटेस्टेंट्स ऑफ Ireland to establish their dominance over a largely Catholic country। जो इंग्लिश थे उन्होंने जानबूझकर प्रोटेस्टेंट्स को चुना क्योंकि वो माइनॉरिटी थे और तो और कैथोलिक जो थे वो मेजोरिटी थे। कैथोलिक जो हमेशा चाहते थे कि वो अपना इंडिपेंडेंस गेन कर दे कैसे भी इंग्लैंड को हरा के। उसके बाद क्या हुआ कि ड्यू टू जो रिवोल्ट लीड कर रहे थे वेल्फटॉन, जो यूनाइटेड आयरिशमैन थे, उन्हें हरा दिया गया आयरलैंड में। ओके, और उसके बाद उन्हें कभी मौका ही नहीं मिला हराने का इंग्लैंड को। ओके, आयरलैंड वाज फोर्सिबली इनकॉर्पोरेटेड इनटू यूनाइटेड किंगडम इन 1801। आयरलैंड एट लास्ट 1801 में ब्रिटेन का साथ मिल गया और यूनाइटेड किंगडम फॉर्म हो गया। ए न्यू ब्रिटिश नेशन वाज फॉर्म्ड थ्रू द प्रोपागेशन ऑफ ए डोमिनेंट इंग्लिश रूल। उसके बाद उनका इंग्लिश रूल चला सब देशों में और द न्यू सिंबल्स ऑफ न्यू ब्रिटेन, नया सिंबल्स भी आया ब्रिटेन का। द ब्रिटिश फ्लैग जो यूनियन जैक था उन्हें वहाँ पे जाके किया गया, मतलब डोमिनेट किया गया। और नेशनल एंथम को भी उनका छोड़ना पड़ा, इनका अडॉप्ट करना पड़ा इंग्लिश का। द नेशनल एंथम गॉड सेव आवर नोबेल किंग, द इंग्लिश लैंग्वेज उन्हें भी अपनाना पड़ा। और तो और सारा कल्चर ट्रेडिशन सब मतलब इंग्लिश का अडॉप्ट करना पड़ा। The English language were actively promoted. The older nation survived only a subordinate partners in the union। उसके बाद यूके फॉर्म हुआ और उसके बाद आयरलैंड और स्कॉटलैंड उनके अंडर चला गया। सो thank you guys for watching this video. I hope you got this chapter. I am gonna come with the second chapter in few days, so stick with our channel. Thank you guys. Stay in home, stay safe, stay healthy. Jai Hind, Jai Bharat.